Hello friends, myself Mayank Srivastava, Faculty of Mechanical Engineering Department from Ambalika Institute of Management and Technology, which is associated with APJ Abdul Kalam Technical University. My subject is Material Engineering, जिसका सब्जेक्ट कोड है KME 303. तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है आपका स्टैटिक थ्योरी ऑफ फेल्योर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक में कि स्टैटिक क्या चीज़ें होती हैं. स्टैटिक थ्योरी ऑफ फेल्योर है तो उसका जो वर्ड है स्टैटिक, उससे हम क्या समझते हैं. एक्चुअली स्टैटिक मीन्स होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब कि नेट फोर्स आपका जीरो हो. जो भी लोड आ रहा है या कोई भी मशीनरी अगर है उस पर अगर नेट फोर्स या नेट स्ट्रेस जो भी डेवलप हो रही है वो अगर जीरो है तो उसे आप स्टैटिक लोडिंग कहते हैं. ठीक है. और फ्रेंड्स, अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट में अगर हमको बेसिकली यूज किस लिए होता है, वो आपका मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का अगर देखा जाए तो उसको 3 पार्ट्स में यूज करते हैं और 3 टर्म्स होते हैं बेसिकली जिसको पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज़ CMP. वो होता है आपका CMP. हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं CMP. C stands for configuration और M stands for material एंड P stands for process. मीन्स अगर किसी भी चीज़ को या कोई भी मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है इंडस्ट्रियल पर्पस से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉन्फ़िगरेशन. मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो. क्योंकि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगा तो आप डिजाइनिंग कैसे करेंगे. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपका शेप हो गया उसका कैसा होना चाहिए, साइज हो गया कैसा होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, और लास्ट में एक टर्म आता है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका डेंसिटी कितना होना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है कॉन्फ़िगरेशन में. कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल क्या है, डायमेंशनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है. और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका मटेरियल मीन्स अगर आपको कहीं पे भी कोई भी मशीनरी पार्ट सेलेक्ट करना है तो वो मटेरियल किस चीज़ का बना होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है. उसका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, उसी को आप कहेंगे. अगर आपको पता होगा किस चीज़ का बना होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप उसे आसानी से सेलेक्ट कर सकेंगे. उसके बाद होता है आपका, जैसे अगर एग्जांपल लें इस चीज़ का कि फॉर एग्जांपल आपको डस्टर बनाना है. अब डस्टर का अगर बनाना है तो आप कोई लोहे का तो बना नहीं दोगे. क्यों? क्योंकि वो इतना वेट हो जाएगा कि वो इजीली ऑपरेटेड नहीं हो पाएगा. तो ये बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे डिजाइनिंग में अगर आप ये प्रोसेस यूज करते हैं CMP को. ठीक है. उसके बाद लास्ट होता है प्रोसेस. मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया, कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होना चाहिए, फिर आपने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका प्रोसेस में अगर देखा जाए इंजीनियरिंग लैंग्वेज में तो 3M एक क्राइटेरिया होता है. 3M ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है. 3 चीज़ें इसमें सेलेक्ट करनी होती हैं इस क्राइटेरिया में 3M में. एक फर्स्ट स्टैंड्स फॉर मनी. पहला होता है आपका मनी. सेकंड होता है आपका मैन पावर. और थर्ड होता है आपका मनी हो गया, मैन पावर हो गया, और उसके बाद आपका मटेरियल. ये 3 टर्म्स होते हैं जिसको आप यूज करते हैं, मनी, मटेरियल, मैन पावर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है इसमें. तो उसके बाद आते हैं आपका टॉपिक पे, थ्योरी ऑफ फेल्योर आर दोज theory which help us to determine the safe dimension of machine when it is subjected to combined stress due to various loading on the during of the functionality. मतलब क्या होता है कि जब आपका वेरियस लोड लगे किसी भी मशीन पार्ट्स पे, अगर कोई भी मशीन पार्ट्स है तो उसमें 2 तरह के लोड होते हैं. एक होता है स्टैटिक और एक होता है आपका डायनेमिक. तो स्टैटिक और डायनेमिक 2 टाइप के लोड होते हैं. अगर कोई भी मशीनरी पार्ट है तो अगर उसकी सेफ डिजाइनिंग करनी है या सेफ डायमेंशन हमको पता करना है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोड लग रहे हैं उस पर. अब आपको पहले स्टैटिक बताया, अब बात आती है डायनेमिक मतलब मोशन में या साइक्लिक लोडिंग, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी लोड जो बार बार रिपीट हो तो उसे आप डायनेमिक कहते हैं. ठीक है. या इसी को टर्म को कहते हैं फैटिग भी आप कह सकते हैं. ठीक. तो कोई भी मशीन पार्ट अगर आपको ड्रॉ करना होता है तो उसमें आप सारे लोड को कंसीडर करते हो और उसके बाद उसको एनालाइज करते हो. अब बात आती है स्टैटिक फेल्योर थ्योरी. अब बेसिकली स्टैटिक फेल्योर थ्योरी जो आप डायग्राम में देख रहे हैं डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए लिया गया है. इस पूरे उसमें
क्योंकि दो तरह के मटेरियल होते हैं, आपको पता है, एक डक्टाइल होता है, एक ब्रिटल होता है। ब्रिटल मटेरियल में दोनों में ही इलास्टिक और प्लास्टिक की क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ब्रिटल में कुछ कम होता है और डक्टाइल में उससे ज़्यादा होता है। तो डक्टाइल और ब्रिटल अगर देखा जाए, दोनों मटेरियल कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। अगर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी किसी में ज़्यादा होगी तो उसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी कम होगी, और अगर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी किसी में ज़्यादा होगी तो उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी कम होगी। तो इस चीज़ को, इस थ्योरी को समझने के लिए बहुत से रिसर्चर ने अपने व्यूज़ दिए। उनमें से हैं टेरेस्काज ने अपना क्राइटेरिया दिया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए, फिर वॉन माइसेस ने भी दिया, और उसके बाद कॉलम ने भी दिया, और लास्ट में नॉर्मल थ्योरी प्रोवाइड करी गई, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जो कि ब्रिटल के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आपका है, इसके ऊपर सम एग्जांपल हैं इन थ्योरी के ऊपर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया गया आईसी इंजन क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट का एग्जांपल बहुत साइक्लिक लोडिंग के लिए होता है, या आप कह सकते हैं फैटिक के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका इनलेट वॉल्व है और ये आउटलेट वॉल्व है। उसके बाद आपका यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, फिर ये क्रैंक लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, साइक्लिक लोडिंग में क्या होता है, जब चार्ज किसको बोलते हैं आप, पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को हम चार्ज बोलते हैं। जब इनलेट वॉल्व से पेट्रोल और एयर जो है सक्शन स्ट्रोक में 4 टाइप्स के आपके स्ट्रोक्स होते हैं। एक होता है सक्शन, फिर होता है कंप्रेशन, फिर होता है आपका पावर, और लास्ट में होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये जो चारों टाइप के स्ट्रोक होते हैं, इनमें बार बार साइक्लिक लोडिंग आती है। कैसे आती है, जब आपका चार्ज इनलेट वॉल्व से अंदर आता है तो वो सबसे पहले पिस्टन को पुश करता है, तो उससे क्या होता है, पिस्टन मूव करता है। अब पिस्टन की पावर कहाँ जाती है, कनेक्टिंग रॉड में, कनेक्टिंग रॉड से उसकी पावर ट्रांसफ़र होती है क्रैंकशाफ्ट में। तो ये जो क्रैंकशाफ्ट में पावर आ रही है, तो ये बार बार साइक्लिक लोडिंग के कारण आ रही है। फिर सेकंड होता है आपका स्ट्रोक होता है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर में भी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, उसमें भी इसी तरह की साइक्लिक लोडिंग आती है। तो इंजन के क्रैंकशाफ्ट में साइक्लिक लोडिंग आती है। ये भी एक एग्जांपल है आपका थ्योरी ऑफ फेल्योर का। हमको ये जब भी कोई भी क्रैंकशाफ्ट बनाना होगा तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है आपका शाफ्ट यूज इन पावर ट्रांसमिशन। अब पावर ट्रांसमिशन की अगर बात करें, कोई भी 4 व्हीलर में अगर पावर ट्रांसमिट होती है इंजन से व्हील तक, तो बीच में आपने देखा होगा, अगर कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर आपने देखा होगा, तो वो नीचे एक शाफ्ट लगी होती है जो रोटेट करती है, वो इंजन से पावर को ट्रांसमिट करती है फ्लाई व्हील के थ्रू आगे व्हील तक। तो ये जो पावर ट्रांसमिशन होता है, ये आपका प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू होता है। अब प्रोपेलर शाफ्ट मूव करता है, सर्कुलर मूव करता है, तो ये जब मूव करता है तो इसमें भी, और ये भी रिपीटेड होता है, बार बार होती है ये प्रोसेस। तो जब प्रोसेस बार बार होगी तो कितनी देर बाद फेल होगा, ये भी आपको इसी चीज़ में कंसिडर करना होता है। फिर आपका आता है स्पिंडल ऑफ स्क्रू जैक। अब स्पिंडल ऑफ स्क्रू जैक की बात करें तो उसमें 2 तरह की चीज़ें लगती हैं, एक टॉर्क लगता है और एक बेंडिंग मूवमेंट। इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करा जाता है स्क्रू जैक के केस में, क्योंकि ये जब हाई पावर को आप देखो ना, कम एनर्जी लगा करके ज़्यादा वेट को लिफ्ट करता है, तो उस केस में भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि ये कब फेल होगा, कौन सा मटेरियल सेलेक्ट होगा, इसकी डिजाइनिंग के किस बेस पे होगी, कौन कौन से क्राइटेरिया को आप इसकी डिजाइनिंग के बेस में सेलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। फिर लास्ट 4th वन होता है आपका बोल्टेड एंड वेल्डेड जॉइंट यूज्ड फॉर इसेंट्रिक लोडिंग। अब ये टर्म क्यों लिया गया, इसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? इसेंट्रिक मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई भी बोल्ट है, अब उसमें आपका लोड जो है वो कहीं पे भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो लोड सेंटर पे आए, वो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब कि सेंटर डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका मटेरियल मूव करेगा या उस पर लोड आएगा, तो ये हमें नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में आएगा, कहाँ पर आएगा। तो इन सब चीज़ों का कंसीडर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस थ्योरी को पढ़ना। ठीक है, बोल्ट और वेल्डेड का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ये भी होता है क्योंकि ये हर जगह मशीनरी इक्विपमेंट में यूज करा जाता है। उसके बाद आता है आपका सीलिंग फैन फॉर रॉड। अब जैसे जो फ़ैन होता है आपका, आपने देखा होगा घरों में जो फ़ैन होते हैं, तो उसकी जो सीलिंग आती है, उसका जो रॉड होता है, उस रॉड में भी साइक्लिक लोडिंग होता है। क्यों? क्योंकि फ़ैन जो है आप देखिए, आप एक बार लगा देते हैं, उसके बाद कई साल तक आपका चलता है, तो उसका जो रॉड होता है उसमें भी फेल्योर होने के चांसेस होते हैं। और फेल्योर होने के चांसेस साइक्लिक होगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस करता है, मतलब रिपीटेड प्रोसेस होता है। तो जब रिपीटेड प्रोसेस होगा तो वहाँ फैटिग आ जाएगा। अब फैटिग
का क्राइटेरिया को यूज करना या फैटिक के कंसीडर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फेल्योर के केस इसमें जो होते हैं बाद में आते हैं और बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपकी रॉड है, ठीक है, अब इसमें एक भी क्रैक आया, तो जब जब रिपीटिंग प्रोसेस होगा, जब जब साइक्लिक प्रोसेस होगा, जब जब फैन आपका रोटेट होगा, तो जितना भी लोड आएगा वो उस क्रैक को, जैसे मान लीजिए आज चला 10 घंटे, फिर 20 घंटे, फिर 30 घंटे, तो जितनी बार वो चलता जाएगा उतनी बार वो क्रैक का जो फॉर्मेशन है, मान लीजिए छोटा सा क्रैक है, बहुत स्मॉलर डेंस क्वांटिटी में है, उसके बाद वो क्या होता है, प्रोपोगेट होता चला जाता है ड्यू टू रिपीटेड लोड, ड्यू टू साइक्लिक लोड। तो उसमें भी आप इस थ्योरी का यूज करते हैं, उसमें भी आप इस थ्योरी को समझते हैं। जैसा लिखा हुआ है कि थ्योरी ऑफ फेल्योर आर एम्प्लॉयड इन अ डिजाइन ऑफ अ मशीन कंपोनेंट ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ फेल्योर स्ट्रेस अंडर कंबाइंड लोड कंडीशन। मीन्स क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि डिजाइन जो होती है वो कंसीडरेशन हमको इसलिए करना इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी पार्ट आपका है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही लोड लगा हो सकता है उसमें एक से ज़्यादा लोड लगा हो। मैक्सिमम कोई भी मशीनरी कंपोनेंट होते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा ही लोड आते हैं, तो उस एक से ज़्यादा लोड को कंसीडर करने के लिए या टेस्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूटीएम मशीन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंपल, आप कोई अगर एक लोड लग रहा है तब तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लग रहा है तो आप यूटीएम मशीन का यूज करते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, आप जो भी इक्विपमेंट आपको जिसकी टेस्टिंग करनी होती है वो इसके थ्रू आप करते हैं, और सेवरल टाइप्स के लोड इसमें जब भी लगते हैं तो ये अपने आप रीडिंग जनरेट करता है, और इसको आप कंसीडर करके रीडिंग निकाल करके ये जान सकते हैं कि कोई भी कंपोनेंट किस लिमिट पे फेल होगा, मतलब इलास्टिक तक कब रहेगी उसकी लिमिट, फिर प्लास्टिसिटी में कहाँ पर जा करके फेलियर होगा, क्या क्या प्रोसेस होंगे उसके। तो इस चीज़ को जनरेट करने के लिए जहाँ भी कंबाइंड लोड आता है, जिस जगह पे कम्बिनेशन ऑफ लोड आ जाएगा, एक से ज़्यादा लोड आ जाएगा, वहाँ पर आप यूटीएम मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में है कि दिस थ्योरी कैन बी सुटेबल फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल अंडर फॉलोइंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। मीन्स ये जो थ्योरी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ डिजाइन के लिए। मीन्स डिजाइन जो आपको अभी हम बताए सारा प्रोसेस, उसमें डिजाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अगर आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, बेसिक मटेरियल पता होगा, डिजाइनिंग में क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करना है या क्या क्या कंस्ट्रेंट्स यूज करने हैं। कंस्ट्रेंट्स मीन्स कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, हमारे पास उतना प्रॉपर मनी है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, कंस्ट्रेंट्स। आपके पास टेक्निकल स्किल पर्सन है कि नहीं, अगर टेक्निकल स्किल पर मान लीजिए आपके पास मशीनरी बहुत अच्छी है लेकिन टेक्निकल स्किल पर्सन नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं एरर आएगा, उनके बनाने में प्रॉब्लम आएगा या टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करने के लिए आप ये थ्योरी पढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये किस फेस में, जैसे डक्टाइल मटेरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें 3 टर्म्स होते हैं। एक होता है आपका यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेट, जिसमें आपका टाउ मैक्स जो होता है सिग्मा 1/2 होता है, और बाई एक्सियल, यूनी एक्सियल मीन्स एक ही डायरेक्शन में, बाई एक्सियल एक ही डायरेक्शन में मतलब कि स्ट्रेस डेवलप हो रहा है यूनी एक्सियल के केस में। बाई एक्सियल के केस में आपका क्या होता है, एक से ज़्यादा, मतलब 2 हो सकते हैं या 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स थर्ड वन होता है अंडर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट कंडीशन। ठीक है, इसके बाद है आपका कि व्हेन यूनी एक्सियल लोड इज अप्लाइड। अगर यूनी एक्सियल मतलब जो साफ्ट है उसमें एक एक्सियल पे एक लोड लगाया जा रहा है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए यूनी एक्सियल लोड अप्लाइड थ्योरी होती है। थ्योरी ऑफ फेल्योर प्ले अ की रोल इन एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड अंडर कंबाइंड लोडिंग कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेंशन टेस्ट एंड लाइक अल्टीमेट टेंसाइल टेस्ट या फिर आपका यील्ड स्ट्रेंथ। ये दोनों चीज़ों के ऊपर ये कंसिडरेशन होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, टेंसाइल टेस्ट के लिए, जो कि आप यूटीएम में करते हैं। अब जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि आपका कोई भी डी डायमेंशन का या डी डायमीटर का कोई भी साफ्ट है, उसमें आपका पी जो है स्ट्रेस डेवलप हो रही है। अब यील्ड स्ट्रेस आपका टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस जो है 200 मेगापास्कल का है, जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मान लीजिए आपका 300 मेगापास्कल का है। तो इस थ्योरी ने क्या दिया कि आपका जो डायमीटर है वो बहुत ही आसानी से या इजली वे से आप निकाल सकते हैं। डायमीटर कैन बी गेट
डी जो है वो विदाउट यूजिंग ऑफ एनी फेल्योर थ्योरी बिकॉज एनी यूनिएक्सियल ओनली यूनिएक्सियल लोड अप्लाई, क्योंकि केवल एक ही यूनिएक्सियल लोड अप्लाई है तो आप जो है इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। इस केस में क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है सिग्मा 1 जो होता है लेस देन आर इक्वल टू यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस होता है, और 4p बाई पाई डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई टी होता है, मतलब यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसमें डी की वैल्यू रखेंगे तो उस केस में आपका क्या होता है, यूनिएक्सियल में बहुत आसानी से डी की वैल्यू आप जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है, जैसा आपको बताया कि पहला होता है यूनिएक्सियल, फिर सेकंड लोडिंग होता है बाई एक्सियल। बाई एक्सियल के केस में क्या होता है आपका, दो तरह से स्ट्रेस डेवलप होते हैं किसी भी शाफ्ट पे। जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक डी डायमीटर का कोई भी आपका शाफ्ट है और उसमें एक आपका टॉर्क लग रहा है और एक आपका स्ट्रेस लग रहा है। तो ये जो शियर स्ट्रेस आ रहा है और एक जो ये आपका स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, तो इसके कारण जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी यूनी डायरेक्शनल लोड बाई डायरेक्शनल में, तो वो कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या फेल्योर होने के चांसेस होते हैं, इसका भी कंसिडरेशन इस थ्योरी के थ्रू आप पता कर सकते हैं। जैसे मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड यूनिएक्सियल लोड, मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट और यूनिएक्सियल लोड दोनों उसमें लगा है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक ट्विस्टिंग मूवमेंट जो नीचे डायग्राम में दिखा है टी से, और यूनिएक्सियल जो कि पी से डिफाइन करा गया है। हैंस कंबाइंड लोड कंडीशन। अब इस केस में क्या हो गया, वहाँ पर आपका केवल एक लोड था, लेकिन इस केस में क्या हो गया, आपका कंबाइंड लोड आ गया, मतलब एक से ज़्यादा लोड आ गया। तो वी कैन डिटरमाइन डी डायरेक्टली इन दिस केस बिकॉज फेल्योर स्ट्रेसेस अंडर द लोडिंग कंडीशन इज अननोन। तो यहाँ पर भी हम डी जनरेट कर सकते हैं बिकॉज फेल्योर कंडीशन हमें नहीं पता है। अब है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। देखिए, आपको पहले हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, आगे और भी अभी दोनों का ही समझा देंगे कि डक्टाइल और ब्रिटल में क्या होता है, कहाँ तक फॉलो करता है। अब ब्रिटल के केस में क्या होता है कि बहुत ही स्मॉलर अमाउंट का वो अपने अंदर इलास्टिसिटी बहुत ही कम अमाउंट की लेता है, जिसके कारण इलास्टिक लिमिट थोड़ी देर बाद ही वो फेल्योर हो जाता है। तो ब्रिटल केस में ये चीज़ें होती हैं। मटेरियल विच सो वेरी स्मॉल इलोंगेशन, वो मटेरियल जैसे ये आपका मटेरियल है, मान लीजिए ब्रिटल मटेरियल है, अब इसमें दोनों तरफ से आपने लोड लगाया तो क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगी। जब आपकी ये स्ट्रेस जैसे ही डेवलप हुई तो वो स्ट्रेस क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा इसको इलोंगेट नहीं करेगा, बहुत ही देर तक इलोंगेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल की यही क्वालिटी होती है कि उसमें इलोंगेशन नहीं होता है। डक्टिलिटी में क्या होती है, वो इलोंग हो करके आप एक वायर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मटेरियल विच सोज वेरी स्मॉल इलोंगेशन बिकॉज दे फ्रैक्चर आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल, मतलब इस टाइप के जो भी फ्रैक्चर होते हैं जिसमें ज़्यादा इलोंगेशन नहीं होता है, उस तरह के मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल कहा जाता है। और द शेप ऑफ कर्व फॉर हाई कार्बन स्टील कॉन्क्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ लाइट अलॉय ऑफ द ब्रिटल मटेरियल इज सोन इन अ फिगर, वो अभी आपको आगे बताते हैं। फॉर मोस्ट ब्रिटल मटेरियल परमानेंट एलोंगेशन इंक्रीज इन लेंथ इज़ लेस देन 10%, मतलब कि ज़्यादातर अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो डक्टाइल के कंपैरिजन में इसमें मुश्किल से 10% का एलोंगेशन होता है, 10% का। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए चौक है, चौक को लेते हैं, उसको खींचते हैं या उसमें कुछ भी लोड लगाते हैं तो तुरंत टूट जाती है, ज़्यादा देर तक वो एलोंगेट नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रिटलनेस की क्वालिटी होती है। ये जैसे आपका कर्व है, अब इस कर्व में जो आप फिगर देख रहे हैं उसमें आप देखिए 3 चीज़ें समझाई गई हैं। एक होता है आपका ब्रिटल, जो कि ऊपर लिखा हुआ है आपका, एक तरफ स्ट्रेस है, एक तरफ आपका स्ट्रेन है। स्ट्रेस क्या होता है, हमने आपको बताया था, लोड लगाते हैं, जो जनरेट होता है वो स्ट्रेस होता है। जैसे आपने इसमें लोड लगाया ऐसे, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो आपका स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेन क्या चीज़ होती है, एलोंगेशन होता है या डिफॉर्मेशन होता है, तो उसे आप स्ट्रेन कहते हैं। अब इसमें 3 तरह की क्राइटेरिया या 3 तरह की चीज़ों को डिफाइन करा गया है। जैसे अब ब्रिटल मटेरियल, अगर ब्रिटल की बात करें कि दिस मटेरियल इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज देयर इज अ लिमिट स्ट्रेन फॉर अ नॉन हाई, फिर से हम रिपीट करते हैं, अ ब्रिटल मटेरियल दिस मटेरियल इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज देयर इज अ लिमिट स्ट्रेन फॉर अ हाई स्ट्रेस, मतलब अगर स्ट्रेस की वैल्यू आप काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं तो स्ट्रेन की जो वैल्यू है उसके लिए लिमिटेशन है, उसके लिए कंस्ट्रेंट है, वो उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो पाएगी।
अगर डक्टाइल के केस में देखा जाए तो डक्टाइल में क्या होता है, जितना स्ट्रेस लगाते हैं उतना स्ट्रेन चेंज होता है, जितना स्ट्रेस लगाते हैं उतना स्ट्रेन चेंज होता है, मतलब ये इलास्टिक लिमिट में रहता है। इलास्टिक लिमिट होता है जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन चेंज आएगा, जितना स्ट्रेस आपका डेवलप होगा उतना डिफॉर्मेशन होगा विद इन अ इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट से जैसे ही पार होगा वैसे ही क्या होगा, आप स्ट्रेस कम भी लगाओगे तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जो कि आपको ओ टू ए टू बी, बी वाले कर्व में दिखाया गया था। आप देखिए ए के लिखा हुआ है आपका, अगर इसमें देखा जाए तो ओ टू ए जो रीजन होता है उसमें आपका इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट में आपकी देखा जाए रीगेन कर लेता है, शेप को रीगेन करने की उसके अंदर क्वालिटी होती है। लेकिन अगर ब्रिटल की बात करें उसमें ऐसी क्वालिटी नहीं होती, कुछ देर तक बस एलोंगेट होगा विद इन ओनली फॉर 10%, और उसके बाद क्या होता है वो फेलियर हो जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि दिस मटेरियल इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेन फॉर हाई स्ट्रेस, फुल स्टॉप। उसके बाद है आपका कि द फ्रैक्चर ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल इन सडन विथ लिटिल और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब कि इसमें कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपका ब्रिटल मटेरियल कहलाया जाता है, जो कि आपको ग्राफ से दिख रहा है, ब्लू लाइन से जो सिंबल डिनोट कर रहे हैं वो आपका ब्रिटल मटेरियल है। आप देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन एक लिमिट तक गई और उसके बाद वो फेल हो गई। फॉर एग्जांपल ग्लास आपका क्या होता है, आपका एक ब्रिटल मटेरियल होता है। और फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड, जो रेड कलर का दिखाया जा रहा है लाइन इस ग्राफ में, वो है आपका फॉर डक्टाइल मटेरियल। अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप एलोंगेट कर सकते हैं, आप लोड लगाते हैं, इलास्टिक लिमिट तक रहेगा, उसके बाद थोड़ी दूर तक आपका ये प्लास्टिक रेंज में भी जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, डिफॉर्मेशन देर से होता है, इसीलिए ये डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। ये इसमें जो लिखा हुआ है ये है कि आई स्ट्रॉन्ग मटेरियल विच इज़ नॉट डक्टाइल, स्टील वायर्स स्ट्रेच वेरी लिटिल एंड ब्रेक सडनली। जैसे अब इसमें स्टील वायर का एग्जांपल दिया गया कि डक्टाइल है, आप देखिए बहुत जरा सा ये एलोंगेट हुआ, कर्व बहुत ही थोड़ा सा रोटेट हुआ अपनी जगह से, मतलब स्ट्रेस जब दिया गया तो थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके बाद ब्रेक हो गया, सडनली ब्रेक हो गया। ये आपका एग्जांपल है आपका स्टील वायर का, ठीक है। अब उसके बाद ये जो ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं वो आपका डक्टाइल मटेरियल है। आफ्टर द इलास्टिक रीजन, ये पूरा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाया गया है। प्लास्टिक इलास्टिक रीजन के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो ग्रीन लाइन से सिंबल आपका दिखाया जा रहा है। इसमें क्या है कि अ डक्टाइल मटेरियल आफ्टर द इलास्टिक रीजन देयर इज अ strain selection of the necking occurs, permanent deformation occurs in this प्लास्टिक रीजन। ये प्लास्टिक रीजन में क्या होता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब अपना रीगेन शेप नहीं कर सकता, जो कि नीचे पर्पल कलर से दिखाया गया है। स्मॉलर डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद एक बार परमानेंट हो जाएगा तो रीगेन शेप को नहीं कर पाएगा। फिर अब बात आती है कि इस थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर वही चीज़ है कि थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्या है कि थ्योरी आपको फेल्योर से बचाता है, सेफ डायमेंशन बताता है कि कब कब हमारी डायमेंशन कहाँ पर सेफ रहेगी, कितना लोड लगाएंगे, कहाँ तक वो सेफ रहेगा, कितने टाइम तक सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर साइक्लिक लोडिंग का एक एग्जांपल आप बाइक का ले सकते हैं, जैसे टायर है या व्हील है। अब व्हील अगर आपकी गाड़ी चल रही है, कितने हज़ार किलोमीटर चलती है आप सोचो, अब उसमें कितने साल तक आप उसको यूज करते हैं, लेकिन उसमें साइक्लिक लोडिंग होती है, रिपीटेड लोडिंग होती है। तो अगर हम उसका सेफ डायमेंशन नहीं पता करेंगे तो डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमको ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि उसकी सेफ डायमेंशन क्या है। जब सेफ डायमेंशन पता हो जाएगा तो उसके बेस पे आप मटेरियल अच्छा सेलेक्ट करोगे। जब मटेरियल अच्छा सेलेक्ट करोगे तो उसकी लाइफ इंक्रीज होगी और आपका एक ज़्यादा समय तक चलेगा प्रोडक्ट मार्केट में, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेल्योर आर यूज्ड इन डिजाइन बाय एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस इंड्यूसेस अंडर कंबाइंड लोडिंग कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेंशन लाइक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और इसका क्या यूज होता है, This theory is suitable for the safe design of machine component made up of brittle material because अब इसमें क्या है, ब्रिटल के लिए कब ये ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज ब्रिटल मटेरियल आर अ वीक इन टेंशन, मतलब टेंशन के टाइम पे जब उसमें लोड लगता है तो वीक होता है, तो ये उस केस में ज़्यादा अच्छा वर्क करती है ये थ्योरी। और उसका नेक्स्ट है दिस थ्योरी इज़ नॉट गुड फॉर डिजाइन ऑफ डक्टाइल मटेरियल बिकॉज सीयर फेल्योर। जब सीयर की बात करेंगे, किसी भी सीयरिंग के केस में बात करेंगे, सरफेस पे जब लोड लगेगा उस केस में जब बात करेंगे तो फेल्योर के केस
केस में, यहाँ पर ये थ्योरी फिर डक्टाइल के केस में अच्छा काम नहीं करती है, ठीक है। फिर इसमें यही है कि बट दिस थ्योरी इज ऑल्सो सुटेबल फॉर डक्टाइल, लेकिन डक्टाइल मटेरियल के लिए ये थ्योरी उन 3 केस में बहुत सुटेबल है जो आपको हम पहले बता चुके हैं। एक होता है यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, और एक होता है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ कंडीशन, और एक होता है हाइड्रोस्टैटिक, जो आपको पहले प्रीवियस स्लाइड्स में हमने आपको बताया था। अब बात आती है टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ फेल्योर। एक्चुअली सेवरल टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ फेल्योर होते हैं। इसको पढ़ने के लिए, इसको कंसीडर करने के लिए, क्योंकि कोई एक लोड नहीं लग रहा है, अगर कोई भी मशीनिंग कंपोनेंट है उसमें कई सारे लोड आते हैं, तो जब बहुत सारे लोड आते हैं तो उस केस में होता क्या है कि हर साइंटिस्ट, हर रिसर्चर ने अपनी अलग अलग थ्योरी दिया, अपनी अपनी थ्योरी में उन्हें अलग अलग चीज़ें समझाई कि कब कंबाइंड लोड में कौन सी थ्योरी कितने अच्छे से वर्क करती है। जैसे आपकी कुछ थ्योरी आपकी डक्टाइल मटेरियल के लिए अच्छे से वर्क करती है, कुछ थ्योरी में बताया गया आपका कि वो ब्रिटल के लिए अच्छी होती है। तो इसमें जो है डिफरेंट साइंटिस्ट गेव रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड अंडर कंबाइंड लोडिंग कंडीशन एंड ultimate tensile stress obtained using टेंशन टेस्ट विच आर कॉल्ड थ्योरी ऑफ फेल्योर। मतलब यूटीएम की मशीन की यूज़ से आप जो जो कंडीशन यूज करते हैं, जो जो टेंसाइल टेस्ट करते हैं, वो थ्योरी, ये सारी थ्योरी उन्हीं के थ्रू करा जाता है, और उसके बाद डिफरेंस ऑफ डिजाइन पैरामीटर्स आप निकाल करके सामने लेकर के आते हैं, ठीक है। अब इसमें वेरियस थ्योरी ऑफ फेल्योर, कई सारी थ्योरी ऑफ फेल्योर जो बताई गई है, उसमें बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं जो कि जिनका जिक्र इस आपके मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में है, जिन्होंने करा। सबसे पहला होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम आल्सो नोन एज रैंकाइन थ्योरी। एक रैंकाइन ने इसकी थ्योरी दिया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में बताया। इसमें यह बताया गया है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सेफ तब तक काम करता है कि अ मटेरियल इज सेफ अंडर द कंडीशन व्हेन अप टू द इलास्टिक लिमिट, या तो इलास्टिक लिमिट के बराबर होगा या उससे कम होगा, तब तक तो मटेरियल आपका सेफ होता है। ये बताया गया रैंकाइन थ्योरी में। फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बताई गई, गेस्ट एंड टेरेस्कास थ्योरी इनके द्वारा बताई गई। फिर उसके बाद आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बताई गई, वेनेंट थ्योरी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद है 4th वन आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हैगिस थ्योरी भी बोला जाता है। और उसके बाद लास्ट होता है आपका मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसे वॉन माइसेस थ्योरी भी कहा जाता है। तो ओवरऑल ये सारे टाइप्स की थ्योरी थी। बाकी इनका ब्रीफ में 1 बाय 1 हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।